क्या लगता है 1 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीन मानिए, 1 मिनट में सोच कर लिया गया सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगर दुनिया का नजरिया बदलना है तो पहले आपको अपना नजरिया बदलना होगा और जिंदगी को उसी नजरिए से देखना होगा। रास्ते जैसे भी हों, हर दिन हर सुबह आपको कहना होगा, लव यू जिंदगी। आपको क्या लगता है 1 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीन मानिए, 1 मिनट में सोच कर लिया गया सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगर दुनिया का नजरिया बदलना है तो पहले आपको अपना नजरिया बदलना होगा और जिंदगी को उसी नजरिए से देखना होगा। रास्ते जैसे भी हों, हर दिन हर सुबह आपको कहना होगा, लव यू जिंदगी। अस्थमा एक श्वसन संबंधी रोग है। सामान्यतः कफिंग, कोल्ड, चेस्ट में कंजेशन या फिर हैवीनेस और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये इसके सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। योग के कुछ अभ्यासों के द्वारा आप अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं योग के कुछ नए अभ्यास जो आपको अस्थमा प्रबंधन में लाभकारी होंगे। पहला अभ्यास अर्धुष्ट्रासन। अर्धुष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पूर्व स्थिति वज्रासन में बैठ जाएं। अब श्वास भरते हुए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियां शरीर की बगल में। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा अंतर बनाएं और हथेलियां अपने नितंबों पर कमर के पीछे रखें। कोहनियां एक दूसरे के समानांतर हो। श्वास भरें, धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं और वज्रासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास शशकासन। अपने दोनों घुटनों को खोलते हुए घुटनों के बीच कुछ दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी और छाती जमीन से लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें एवं शरीर को शिथिल होने दें। श्वास भरें, धीरे से वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को मिलाएं और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां छाती के नज़दीक ज़मीन पर रखें। ठोड़ी ज़मीन पर हो। दोनों कोहनियों को समानांतर लेते हुए धीरे धीरे श्वास भरें एवं ठोड़ी और छाती वाले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति से वापस आएं और मकरासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास सरल धनुरासन।
सरल धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों भुजाएं शरीर की बगल में रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ें और घुटनों में अंतर बनाते हुए अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भीतर लेते हुए ठोड़ी और छाती वाले भाग को ऊपर उठाएं। इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आसन से वापस आएं एवं मकरासन में विश्राम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अपनी पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें और दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लें। शरीर को शिथिल होने दें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब अंगूठे से अपने दाईं नासिका रंध्र को बंद करें एवं बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे गहरा श्वास भीतर लें। श्वास पूर्ण होने पर नासिका को बंद करें एवं दाईं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर निकाल दें। इसी प्रकार दाईं नासिका रंध्र से श्वास भीतर लें एवं बाईं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर निकालते हुए एक चक्र पूर्ण करें। इसी प्रकार एक और चक्र दोहरा जाएं। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान ध्यान रहे कि श्वास एवं प्रश्वास की आवाज़ न हो। श्वास प्रश्वास की गति धीमी एवं गहरी हो। चक्र को पूर्ण कर लेने के पश्चात धीरे से हाथ को वापस पूर्व स्थिति में ले आएं। प्राणायाम के अभ्यास को अनुभव करें। किए गए अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। अगला अभ्यास ध्यान। ध्यान के लिए ध्यान मुद्रा धारण करें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रखें। अपने कंधों और कोहनियों को शिथिल कर दें। संपूर्ण शरीर के प्रति सजगता बनाए रखें और धीरे धीरे शरीर को शिथिल एवं शांत करते जाएं। अब सजगता सामान्य श्वासों के प्रति हो। चल रहे श्वास प्रश्वास को भीतर से अनुभव करें। और श्वासों पर ध्यान लगाते हुए अपने मन की निर्विचार अवस्था को अनुभव करने का प्रयास करें। विचारों को शून्य करते जाएं। गहरा श्वास भीतर लें और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाएं। धीरे से वापस आएं। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। यह अस्थमा के लिए योगाभ्यास था। धन्यवाद। अस्थमा पर आपका कंट्रोल आपको ये चुनाव करने का मौका देता है कि आप अपने जीवन को कितना आनंद पूर्वक तरीके से जीते हैं।
दरअसल योग की शक्तिशाली ढाल के साथ आपके जीवन को ये कंप्लीट बनाता है, क्योंकि योग से आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट का भी पूरा ख्याल रखना होगा। अस्थमा के रोगियों के लिए कैसी हो डाइट, लेट्स हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन निधि सहानी। आज मैं आपसे अस्थमा के बारे में बात करने वाली हूँ। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा जब आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो तो उसको हमने अस्थमा का नाम दिया है। कई बार लोगों को अस्थमा के साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी होता है। तो दोनों केसेस में ही अगर हम बात करें तो ब्रोंकाइटिस बढ़ जाए तो वो अस्थमा का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि लंग्स प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ले नहीं पाती और प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाती हैं हमारे ऑर्गन्स को। अगर हम बात करें तो अस्थमा क्या डाइट से रिलेटेड है? यह देखा गया है कि फूड एक मिराकुलस थिंग है जो हमारी बॉडी में हीलिंग एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। अगर हम बात करें फूड के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो सही खाना खाने से ठीक भी हो जाती हैं। अगर हम अस्थमा के ऊपर वापस आते हैं तो जब हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो हम कई चीज़ें अवॉइड भी करते हैं। हमें यह पता है जब हमें खांसी ज़ुकाम है तो हमें ठंडा नहीं खाना है, नहीं तो वह बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हमें अस्थमा है, मतलब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई ब्लॉकेज है, तो हम ऐसा क्या खाना खाएं कि वह ब्लॉकेज दूर हो सके। अगर हम अस्थमा के टाइम पे, जिसको भी अस्थमा है, वह अगर दिन में 2-3 बार जिंजर वाटर पीता है तो उसका पैसेज क्लियर रहता है। कोविड टाइम में हमने ये सुना ही है कि अगर हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखना है तो हमें काढ़ा पीना पड़ेगा। काढ़ा क्या होता है? काढ़ा वह सारी जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को हेल्दी रखता है। अगर हम काढ़े की बात करें तो उसके अंदर जिंजर डाला जाता है, थोड़ा सा गुड़ हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वह पैसेज को लुब्रिकेट करता है और ओपन रखता है। साथ ही हम अजवाइन डाल सकते हैं जो हमारी एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से अगर हमें एसिडिक रिफ्लक्स के कारण ब्लॉकेज है तो वह क्लियर रहेगी। साथ ही अगर हम दालचीनी की बात करें तो दालचीनी में एक ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है, जो हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी सूजन है तो उसे दूर करेगी। तो अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी तरह की सूजन है जिसकी वजह से एयर प्रॉपर्ली पास नहीं हो पा रही है तो वह उसको क्लियर रखता है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो अगर हम 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा दूध डालें और उसके अंदर थोड़ी सी अदरक, कच्ची हल्दी डाल के उबाल के छान के वह दूध पिएं तो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहता है। इसके साथ साथ अगर हम सरसों के तेल के अंदर थोड़े से कपूर को गर्म करके मालिश करते हैं अपनी चेस्ट पे और बैक पे, तो भी हमारे को उस एरिया में सेक मिलता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वह ओपन हो जाता है और हम अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। अगर हम यह बात करें कि अगर हमारा नोज़ भी ब्लॉक है और हमें अस्थमा का अटैक आया है और हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम पेपरमिंट ऑयल या लेवेंडर ऑयल को हैंकी पे डाल के 5-6 बार सूंघेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, साथ में नेज़ल ट्रैक जो है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिससे हम प्रॉपर्ली सांस ले सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो उनको अस्थमा अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो कोशिश करिए हेल्दी फैट खाने की जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, एग्जाम्पल वॉलनट या फिर अंजीर। अंजीर एक मिराकुलस फूड है जिसके अंदर ना ही मैग्नीशियम एक अच्छी क्वांटिटी में है, साथ ही इसके अंदर फाइबर भी है जो आपको फुल भी रखता है, आपको मेडिसिन की तरह रिस्पॉन्स भी देता है। अगर हम अस्थमा के इन्हेलर की बात करें, हमने अक्सर सुना है कि जिसको भी अस्थमा होता है वह अपने साथ इन्हेलर लेके घूमता है। अगर हम इन्हेलर नहीं लेना चाहते बिकॉज़ उसमें थोड़ी सी मेडिसिन होती हैं और हम चाहते हैं कि हम नेचुरली ही ठीक हो जाएं,
तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कपूर गरम करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा नीम ऑयल डालेंगे, थोड़े से तुलसी के पत्ते डालेंगे और उस चीज़ को सूंघेंगे। वह हमारा इन्हेलर का काम करेगी और हमारे पैसेज को क्लियर रखेगी। साथ ही भाप ज़रूर लें। आपने यह तो सुना ही होगा, स्टीम लेने से हमारा नेज़ल पैसेज और रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन रहता है। अगर हमारा पैसेज बिकॉज ऑफ म्यूकस, बलगम की वजह से ब्लॉक है, तो हम स्टीम अगर लेते हैं तो वह ओपन हो जाता है। हम उसके अंदर थोड़ा सा विक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास विक्स नहीं है तो कपूर डाल के भी आप भाप ले सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। साथ ही आपके अस्थमा अटैक का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे डिले होके बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। साथ ही यह भी सुना है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है किसी को। अगर किसी को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, मतलब अगर वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी हो जाती है, तब क्या करें? तब यह करें कि ऐसा भी कोई चीज़ जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, मतलब जो लाल रंग की चीज़ें होती हैं लाइक कैरेट, उसको ज़रूर खाएं, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और बॉडी में आयरन तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। जब हम बॉडी में आयरन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन भी लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से अस्थमा से हम दूर रहेंगे। तो कोशिश करिए, अगर आपको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है तो ऐसी चीज़ें लें जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। अगर आप यह लेंगे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और अस्थमा से भी बच सकते हैं। और अगर हम अस्थमा से परे बात करें तो भी सांस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें कोरोना काल में क्या हुआ था, सबको, जिसको भी कोरोना हुआ उसके ऑक्सीजन लेवल कम हो गए थे, साथ ही उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, ऑक्सीजन के लिए इन्हेलर लिए, दवाइयाँ खाईं, लेकिन यह भूल गए कि डाइट तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर हम डाइट की बात करें तो अगर हम अच्छी डाइट खाते हैं जिससे हम बॉडी स्ट्रॉन्ग रख सके, साथ ही अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख सके, तो हम कई बीमारियों से भी दूर रहते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि किसी फैमिली में कोरोना हुआ और उसी के साथ कोई रह रहा है तो उसको कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी डाइट अच्छी थी, उसका डेली रूटीन अच्छा था, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। यह भी देखा गया है कई महिलाएं और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हांफने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके खाने पीने में प्रॉब्लम है। अगर वे अपना खान पान सही रखें तो भी सांस की बीमारी से दूर रह सकती हैं और अस्थमा से भी बच सकती हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में प्रॉब्लम देती है, लेकिन मोटापा भी एक ऐसी बीमारी है जिसको ज़्यादा हो तो सांस में प्रॉब्लम होती है। अगर हम मोटापे से दूर रहते हैं तो भी सांस की प्रॉब्लम हमें नहीं रहती। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, मीन्स होल फूड, लीन प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और हम किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं। बात जब बच्चों की होती है, उनकी दिनचर्या की होती है, उनकी आदतों की होती है, तो हर माँ बाप की शिकायत यही होती है कि आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पढ़ाई और किताबों पर कंसंट्रेट न कर गैजेट्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका असर बच्चों की स्टडी, उनकी आदतों पर भी पड़ रहा है। बच्चों से जुड़े इस पहलू को कैसे सुलझाएं, आपको बताएंगी हमारी एक्सपर्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ नॉन फोकस और डिस्ट्रैक्शन की, जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के अंदर। मेरे पास बहुत सारे माँ बाप आते हैं जो कहते हैं कि बच्चे फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, सारा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। देखिए, उसकी विभिन्न वजह हो सकती हैं। कई बच्चे तो सचमुच इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो फोकस क्या करें, वो पहले ही उनको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर भी उनको वो क्लास में वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो कभी कभार आपको उनका बच्चों का IQ टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो उनको बातें समझ में आ चुकी हैं और अब उनसे उस क्लास के लिए बैठा ही नहीं जा रहा। इसलिए जब हम कहते हैं फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसकी ये वजह भी हो सकती है कि बच्चे एक्सेप्शनली ब्राइट हैं और जल्दी समझ रहे हैं। हाँ,
कई बच्चे फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है। तो उन बच्चों के लिए तरह तरह की गेम्स आती हैं कि हम उनको फोकस बेटर करवाएं। जैसे कि आप बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलिए, उसमें फोकस चाहिए। बच्चों के साथ आप मेमोरी की गेम्स खेलिए, उसके अंदर भी एक कंसंट्रेशन चाहिए। बच्चों के साथ आप डार्ट बोर्ड गेम्स खेलिए, उसके अंदर भी फोकस की ज़रूरत है। आप ऐसे विभिन्न विभिन्न अगर गेम्स खेलेंगे, एक तो आप फैमिली के अंदर बॉन्डिंग भी करेंगे और ये बच्चों के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन भी आएगा। और तब भी कंसंट्रेशन और फोकस आएगा जब उनकी आप बातें भी एक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। जब बच्चा आपसे बात कर रहा होगा और आप एक आई कांटेक्ट बनाएंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। ये नहीं कि आप बच्चे की बात सुन रहे हो, बीच में आप फ़ोन भी देख रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, तो बच्चे को ये फोकस कंसंट्रेशन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। उसे भी लगेगा कि कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ उसके बीच में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ये भी एक चीज़ है कि कई बच्चे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें भी कर सकते हैं, कि कई बच्चे अपना मैथमेटिक्स कर सकते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर म्यूज़िक चल रहा है तो उनका फोकस ख़राब हो गया या कंसंट्रेशन ख़राब हो गई है। मगर फोकस और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ खुद भी फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहें, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर फोकस रहेगा तो बेटर मेमोरी होगी, बेटर लर्निंग होगी और इतना टाइम भी नहीं उसे वेस्ट करना पड़ेगा बार बार चीज़ें सीखने में। वो एक बार ही सीख जाएगा जब उसकी क्लासेस चल रही होंगी, बजाय कि उसे ट्यूशन लेनी पड़े। तो फोकस कंसंट्रेशन के लिए नींद भी बहुत अनिवार्य है कि बच्चा रात को अच्छी तरह से सोए। जो बच्चे रात को नहीं सोते, डिस्ट्रैक्टेड सोते हैं या बार बार रात को उठते हैं, उनके फोकस और कंसंट्रेशन में भी दिक्कत आती है। और फोकस और कंसंट्रेशन एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारी सक्सेस को लेके, बचपन से लेके बड़े तक। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को जीवन जीने की कला और उसका महत्व बताइए, ताकि वो अपनी जिंदगी की उड़ान खुद उड़ सके और कह सके, लव यू जिंदगी। एक जानदार